बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे अपने प्यारों के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मुआशी और सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। वफाकी बजट सबके सामने आ चुका है। बजट की मंजूरी के बाद महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, मगर हैरत की बात यह है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से वज़रा के बयानात में वाज़े तजाद नजर आ रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं कि अवाम को जल्द बड़ी खुशखबरी देंगे, लेकिन वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़े किया है कि अवाम बजट से रिलीफ की उम्मीदें ना लगाएं। रिलीफ देने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा और फिर कर्जों को अदा करने के लिए नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, तो हालात तो वैसे ही रहेंगे। बजट पर जहां अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है, वहीं हुकूमत ने इत्तेहादियों ने भी इस मामले में मजीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम हो गया। बिल्कुल, जबकि एमकेएम पाकिस्तान ने भी कराची के बजट पर एतराज़ात उठाते हुए तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादरी साहब। ज़ईम साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर। आप खैरियत से हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ईम साहब, सबसे पहले बजट की बात कर रहे हैं, क्या सियासी असरात देख रहे हैं आप इस बजट के? देखें, एक तो इम्प्लिकेशन होती है, डिलीवरेंस होती है, कॉम्पिटेंस होती है, तीनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इंसाफ को बजट बनाने के लिए कहा गया है, मेरे ख्याल में वो जो अवामी पल्स है उससे बिल्कुल नाबलद है। उनका कोई इंटरवेक्शन नहीं है ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ। हाँ, वो IMF के कहने पे, उनकी शराइत पे, और वो यकीनन करना भी पड़ता है क्योंकि वो पैसे उनसे लिए हुए, तो बजट तो बना सकते हैं, लेकिन अवामी उमंगों का तर्जुमान बजट नहीं बना सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि गरीब आदमी की क्या प्रॉब्लम है। बात तो ये है कि ये बजट, तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंट होता है। इसकी इम्प्लिकेशन तो तब होगी कि जब उसमें जो है वो उस पर अमल दरामद होना हो। आज तक पाकिस्तान में कभी बजट पे अमल दरामद ही नहीं हुआ, और ये दो अमली जो वज़रा की आपस में गुफ्तगू है, वो इस बात की बय्यन दलील है कि वो अपने उस कल को जो फेस करना पड़ेगा उससे जान छुड़ाने के लिए एहसन इकबाल साहब से ये स्टेटमेंट्स दिलवाई गई हैं, जबकि खुद डार साहब जो हैं वो ये चाह रहे होंगे कि जो अभी है वो हम उसको सपोर्ट कर दें। तो बात फिर वही भाई कि ये एक फिगर फजिंग और आधा वो क्या कहते हैं उनको, फिगर्स का गोरख धंधा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। हर 1.5 महीने बाद तो यह मिनी बजट आता है। पेट्रोल की कीमत के साथ हर चीज़ कनेक्टेड होती है। पेट्रोल की कीमत का इनको खुद इल्म नहीं है। आए 1080 अरब रुपया तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट लेवी से पेट्रोल की कीमत पे। तो इतनी सारी चीज़ें जब इतनी ज़्यादा ख़राब हों, तो आप कहते हैं कि जो इकॉनमी है दैट इज़ जब वो मुक़य्यद है इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के उस मनूस चक्कर, इकोनॉमिक्स में कहते हैं विशियस सर्कल, जिसमें आप फंसे में हैं, उसको निकालने के लिए सिर्फ आपको पैसे चाहिए। पैसे यहाँ लाने के लिए तैयार कोई नहीं है। जब यहाँ के खुद हुक्मरान अरबों रुपया बाहर रखे बैठे हुए और वो पैसे लाने के लिए तैयार नहीं है, और उनको तो लोगों ने इक़्तिदार बख्शा है अल्लाह ताला के बाद। सब ये भी उठ रहा है कि जब आपका बजट सारा IMF की इमा पे बनेगा, IMF डिसाइड करेगा हर चीज़, तो फिर आपको वजारत खजाना की क्या ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल। आप देखें ना, 18th अमेंडमेंट के बाद ही अगर आप उसको देख लें तो कई ऐसी वजारतें जो बिल्कुल रिडंडेंट है मरकज़ में, लेकिन वहाँ पे भी उन पे भी 20-20, 50-50, 100-100 अरब रुपया खर्चा जा रहा है साल का। ये कोई मजाक है? अब हेल्थ, एजुकेशन, वो तो डिवॉल्व हो गए हुए महकमे सूबों में आ गए। अब आप वहाँ भी चला रहे हैं उसको, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये जहालतें अगर आप करेंगे और अपने लल्ले तल्लों में पैसे ज़ाया करेंगे, तो फिर कौम के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। स्टार्ट में भी हमने ये बात की और आपने भी इस बारे में जिक्र किया। इस पर मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपने उन लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है, आप बेहतर समझते हैं। इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी देंगे आवाम को, और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि नहीं ऐसी कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली। ये नहीं कहा उन्होंने खुशखबरी नहीं मिलने वाली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आवाम के मसाइल ना तो हल होंगे, ना महंगाई कमी आएगी, ना वो रिजॉल्व जो बजट से फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू लोगोों को जाने होते हैं वो मिलेंगे। तो हमें कड़वी गोली दिखाई जा रही है कि आवाम फिर किसका दरवाजा खटखटाएगी, किसे उम्मीद लगाएगी। दूसरा, इसहाक़ डार के साथ आपके पास पहले ही 2 ओहदे हैं, तीसरा ओहदा देने तो नहीं जा रहे, मिलने तो नहीं जा रहे। मेरा नहीं ख्याल कि वो एग्रीमेंट था इसहाक़ डार साहब को। जब फॉरेन अफेयर्स दे दिए गए हैं तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी था। उनको खुशखबरी शायद वो फॉरेन अफेयर्स में सुनाना चाह रहे हैं, उनको इस तरह इकोनॉमिक अफेयर्स में दखल अंदाजी लोग कह रहे हैं कि शायद तीसरा ओहदा उनको मिलने वाला है, वो खुशखबरी। वो कौन सा ओहदा हो सकता है? अब सारे ओहदे अब उन्हीं को दे दें। अब अगर आपने सारे ओहदे अपने रिश्तेदारों को देने हैं तो फबिया,
वो तो फिर रजीम है ना ज़हीम इनकी। साहब, अभी आपको लग रहा है ऑपोजिशन की जानिब से या इत्तेहादियों की जानिब से हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलेगा आफ्टर दिस यार, बजट? उनमें भी जान कोई नहीं है ना, उनके एटीट्यूड्स बड़े अजीब है। वो तो कहते हैं कि हमारा लीडर हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, या उसको वो है या कुछ नहीं। वो तो खुदा ना खास्ता आप इमेजिन करेंगे, वो तो एक कल्ट फॉलोइंग है ना, लोगों की सोच है कि जी ये नहीं तो पाकिस्तान भी ना रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कल एक साहब ने मेरे सामने कह दिया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बड़े लीडर है मौसूफ। अब अगर इस तरह की गुफ्तगू इस मुल्क में होनी शुरू हो जाए तो ये शर्म का मुकाम है ना। सर, चेंज ऑफ माइंड तो हुआ ना अभी, जो मुज़ाकरात का एक आगाज होने जा रहा है महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में। महमूद खान अचकज़ई साहब, देखिए माजरत के साथ, जो लोग किसी भी वक्त पाकिस्तान की एंटिटी के मुखालिफों में उनकी तारीफ और उनके साथ चलने का ग्रो तो करता है ना इंसान, ग्रो तो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंसेस के साथ आप सीखते हैं। ग्रो करके भी अगर आपका एटीट्यूड ये तब्दील ना हो कि आपने पाकिस्तान फर्स्ट की बात करनी है, पाकिस्तान की अहमियत की और अवाम की बात करनी है। अब आप देखें ना, बजट आया, इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, वो पीटीआई कह लें या दूसरी पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने बजट पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें गरीब की रोटी और गरीब के चूल्हे की परवाह है। उन्होंने गरीब के लिए कोई तजवीज़ भी नहीं दी, और फिर आप एहतजाज करते रहे, और एहतजाज में आपने बजट पास करवा देना है, और बाद में पता लगेगा जी आपने तो कट मोशन भी नहीं डाले। तो ये हमारी रवश जो है ना जी, देखें ये सब लोग जो है ये सेंट्रिक हैं अपने इक़्तिदार के लिए। इनका इक़्तिदार इनके लिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से, लोगों के प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। वो अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ करते हैं और करते रहेंगे। हमें समझना है इस कौम को कि खुदारा यार अब बस कर दें। ज़हीम साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये दावा कर रही हैं कि 47 साल बाद मुल्क में महंगाई की जो कमी आई है ना, वही 47 साल बाद आई है। तारीखी कमी है ये कोई आम कमी नहीं है। ये तारीखी कमी आपको नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है। मैं तो बायस दूंगा ना, चूल्हे में नजर आ रही है। मैं बायस दूंगा। ये मेरे भाई कैमरामैन खड़े हैं, 3 लोग हैं, अब इनसे पूछ लीजिए कि इनकी जिंदगी में 100 साल 100 दिनों में 100 साल वाली बात है कौन सी तब्दीली आ गई है जिससे इनके घर में खुशियां लौट आई हैं। वो तनख्वाह जो ये लेके जाते हैं उसमें बड़ी हंसी खुशी गुजारा भी करते हैं और कुछ बचा भी लेते हैं उस खराब मौसम के लिए। मासूम हमारी गरीब अवाम या मुतवसत तबका जिसे कह ले, उनकी सबसे बड़ी खुशी ये रोटी सस्ती मिल रही है, आटा आपको सस्ता मिल रहा है, दे आर सेटिस्फाइड और वो कह रहे हैं कि इनफ टाइम, इनफ एफर्ट है गवर्नमेंट की जानिब से। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जिनको आटा और रोटी सस्ती मिल रही है, उसके पीछे उससे 4 गुना बड़ी तादाद ऐसी है जो गंदम सस्ती बेचकर तबाह बर्बाद हो गई है। अब तकाबुल आप खुद कर लें। तो हुकूमतों का ये काम नहीं होता। हुकूमतों का काम होता है कि हर शोबा ज़िंदगी से, हर लेवल ऑफ जो सबसिस्टेंस लेवल्स हैं उन तमाम का ख्याल रखना। तो ये बजट तो आप देख लीजिएगा कितनी रिलीफ्स मिलती हैं बिजनेसमैन को, अरबों खरबों पतियों को, कितने लोन्स डिफॉल्टर्स को जो फ़ायदा होता है और कितने लोगों को एडवांटेजेस मिलते हैं, रिलीफ्स मिलते हैं, आप देखते जाइए। ज़हीम साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी नाराज़ है बजट पर। हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, मशवरा नहीं लिया गया। क्या वो कहीं और रह रहे थे इस मुल्क के अंदर? हाँ, वो जर्मनी या जापान, वो जिस तरह एक साहब सरहद में ला दिया करते थे ना, वो मेरे ख्याल में वहाँ रह रहे थे। अर्ज ये है कि उन्होंने सब कुछ तो ले लिया, सदर मुमलिकत आपके, गवर्नर्स आपके, चेयरमैन सेनेट आपका, ठीक है जी, और आप कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत के साथ तो नहीं है। क्या कहीं वो बचना तो नहीं चाहते अवाम से? नहीं बच सकते नहीं है ना, चाहते फिर वही बेवकूफ़ बनाएंगे ना। बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लोगों को। आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। जो काम हुकूमत करेगी उसका 100% जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी होगी, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं, वो वोट देंगे बजट को, हुकूमत लेके आए। अगर वो ना आते तो ये हुकूमत तो बनी नहीं सकती थी। उन्होंने वोट दिया ना वजीर आजम को, तो फिर वो ये किस तरह कह सकते हैं कि हम इनकी पॉलिसीज के साथ नहीं है? कहते जी हम पॉलिसीज के साथ तो फिर बदले वोट, बजट में हमें अगर वो वोट नहीं देते हैं तो पता लग जाएगा कि वो इसका मतलब नहीं साथ। ये क्या तरीका हुआ कि जब नाराज भी है वोट देके बजट भी पास करा देंगे और उधर भी इंजॉय करेंगे, तो ये वो देगा मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू। तो ये तो नहीं होगा। यही वो बात है ना, इनको आदत पड़ गई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, और हम लोग बेवकूफ़ बनते रहे हैं 70-75 बरस से इनके हाथों। वो फिर वही बात, वो कहते हैं ना, वो हर रोज़ नया एक चेहरा बदल के आते हैं, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इक़्तिदार के मजे लूटते हैं 5 साल, फिर कोई नैरेटिव नया निकालते हैं और उसको लेके चल पड़ते हैं। ज़हीम साहब, बानी पीटे कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं हुकूमत से, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जिन नुकात पर मुज़ाकरात होंगे वो तो वही है कि मैंडेट वापस दिया जाए और जो हमारे सियासी
कारकुन कैद हैं उन्हें आज़ाद किया जाए, नहीं, तो देखिए, आपको लगता है कोई सक्सेसफुल होंगे? नहीं हो सकते इस तरह। एक तो वो आप पूछ लीजिए उनसे कि वो फॉर्म 45 मानने के लिए तैयार हैं, सही। तो फिर उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, वो मान लें। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दूसरा, ये जो सियासी कारकुन कह रहे हैं ना इन लोगों को जो गिरफ्तार है 9 मई के सिलसिले में, वो सियासी कारकुन नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल मैं सियासी कारकुन नहीं मानता उस शख्स को जो रियासती इदारों पर इस तरह हमलावर हो और वो जाके शोहदा के मुजस्समों को तहवाला करे, खड़े जहाज़ों को मियाँ वाली एयरबेस पे जो है वो आग लगाने की कोशिश करे, सड़कों पे इदारा और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और कौम को जो है वो डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करे। पीटीआई के बाकी लोग भी तो है ना, यास्मीन राशिद साहिबा हैं और भी खवातीन हैं, खुद बानी पीटीआई हैं, ये सब तो सियासी है ना। तो कौन लीड कर रहा था उस जत्थे को लिबर्टी चौक से लेके कोर कमांडर की रेजिडेंस तक? लेकिन उनका ये कहना था कि हमने ये नहीं कहा कि आप अंदर जाएं, वीडियोस में ये भी है कि अंदर कोई ना जाए, बाहर एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज। उन्होंने वहां इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने नहीं कहा था इसका ये मकसद तो नहीं, तो फिर रोकते लोगों को ये और इकट्ठे करके वहां जाओ, हमला करो, जत्थे बनो। ये अवेलेबल फोन कॉल्स मौजूद है ना जी। देखिए सजा उनको मिल गई है, डिसीजन उनका गलत था और वो भुगत रहे हैं। सजा तो नहीं मिली अभी तो फैसले ही नहीं हुए वो उस तरह कानून और सजा आइन के नहीं मिली, मुताबिक। लेकिन पार्टी का नाम तब्दील कर देना, इलेक्शन में मामलात इस तरह, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए था। वो क्यों करना चाहिए था भाई? वो क्यों किया आपने? जिन लोगों ने किया उनको आप करार वाकई सजा दें। एग्जैक्टली। उसकी पॉलिटिकल मोडालिटीज को क्यों आप डैमेज करके उनको हीरो बना रहे हैं? यही तो गलती की जा रही है इस वक्त कि उनको हीरो बनाया जा रहा है, अच्छा, जो कि वो नहीं है। ज़हीम साहब, हुकूमत इत्तेहादियों की मर्जी के बगैर फाइनेंस बिल जो है उसमें यहाँ ये बड़ी मजेदार बात की आपने। फाइनेंस बिल जब पास ना हो बाय वर्च्यू ऑफ द वोट, जी, तो हुकूमत ऑटोमेटिकली टूट जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जी कैटेगोरिकली। और एक टाइम पीरियड होता है, अगर हया हो तो आप रिजाइन करके घर चले जाते हैं, नहीं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है असेंबली से। तो ये कानून मौजूद है। लेकिन बहरहाल मैनी बिल, फाइनेंस बिल का जो है वो फेल हो जाना इस बात की दलील है कि हुकूमत के पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेंबर्स है वो मौजूद नहीं है कि वो इस मुल्क में हुकूमत कर सके। सही। हाँ जी, एक जिसको कहते हैं ना कि सादा अक्सरियत भी मौजूद नहीं। तो फिर आपको लग रहा है कि फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी, ऑपोजिशन या जो इत्तेहादियों की जानिब से कहा जा रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? देखें, अब ये तो फिर अब डिपेंड करता है कि फिर अब आप IMF को देखें ना, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। अब आप फिर IMF को क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आपने जो तनख्वाहें हैं उन पर बात कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले डेवलपमेंट बजट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पंजाब में स्पेस मांगी है आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। अच्छा, और वो स्पेस जो है उसमें यकीनन अब डेवलपमेंट फंड्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो कहेंगे बराबरी पे तकसीम करो, जबकि उनके तो 10, 12, 15 मेंबर्स हैं। तो अब अगर हुकूमत ये करने जाएगी तो PMLN क्या करेगी? तो घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो उनका ये प्रॉब्लम है, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह हल हो सकता है। इसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ज़हीम साहब, बजट जो है उस पर दोबारा बात करते हैं। तो MKM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कराची के बजट पर। उन्होंने कहा बस PM साहब बस, अब मज़ीद टैक्स नहीं चलेंगे। देखिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि कराची जो है ना जी, वो इकोनॉमिक हब है। कराची पाकिस्तान पूरे को टैक्स से फीड करता है। सही। कराची में इन्वेस्टमेंट जो हुई है पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों में, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर आप उस बिजनेस कम्युनिटी को वो फैसिलिटेशंस जो रिक्वायर्ड हैं वो नहीं देंगे तो वो नुकसान क्यों हो रहा है? वो लैप्स हो रहा है। और यही लैप्स पर जो है उसकी झलक जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट सारे सूबों में हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है ये। और बात ठीक कह रहे हैं वो कि टैक्सेस जो है, अब देखे ना, अब सिर्फ तनख्वाहदार मुलाजिम पर टैक्स लगना है, 15% कर दिया। ठीक है जी। और फिर कहा कि जी 6 लाख से ऊपर, अभी 6 लाख से नीचे साल की तनख्वाह तो ड्राइवर की भी नहीं है, चपरासी की भी नहीं है। 6 लाख साल की? अच्छा। 6 लाख जो है उससे ऊपर टैक्स कर दिया ना। जी जी जी। तो 6 लाख तो किसी की है ही नहीं, तो एवरीबडी इज इन द टैक्स नेट। सो व्हेन एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड इज इन टैक्स नेट, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो बड़ा अजीब सी बातें करते हैं। मतलब हंसी अभी आती है कि यार ये हम इतने बेवकूफ़ हैं
शक्ल से हम इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि हुक्मरान हमें रोज़ बेवकूफ़ बनाते शायद हैं लगते और हैं। बनाते चले जा रहे हैं। और सियासी महाज पे मैं आपको बता दूंगा ये जो हो रहा है इस वक्त असेंबली में, ये इतना बड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन जो है वो जा रहा है पूरी दुनिया में कि यहाँ इन्वेस्टर्स आना तो क्या, टेलीफोन करना मुनासिब नहीं समझेंगे। ज़हीम साहब, पंजाब का भी बजट आ गया सर जी। और ये आ गए जी, मैं आपको बताता हूँ 5.45 ट्रिलियन रुपीस जी। और डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है सर। लैपटॉप स्कीम है, किसान कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया है, देखिए ना, कोई इजाफी टैक्सेस नहीं है सर, ना एग्रीकल्चर पर ना रियल एस्टेट पर। ये आपको लग रहा है कि अच्छा अब ये देखिए ना, ये उस मंतक की सरीहन एक जिसको अगर एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टी पर टैक्स जो लग गया वो तो मरकज ने लगाना होता है, तो ये कह रहे हमने नहीं लगाया जी, भाई आप लगा ही नहीं सकते। दो जगह तो एक टैक्स नहीं, फेडरल गवर्नमेंट भी ले रही हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ले रही हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। सही। तो ये इसको अपना पॉइंट ऑफ एडवांटेज बना रहे हैं। फिर आपने कहा कि जी किसान कार्ड, अब भाईजान कार्ड जो है वो क्या करेगा मुझे बताएं तो सही ना। कार्ड आपको पैसे दे देगा अगली फसल लगाने के लिए, चावल लगाने के लिए, तो नहीं, अभी तो ये इम्प्लीकेट ही नहीं होगा। तो आपकी दो फसलें अगर ऊपर नीचे फाइनेंशियली फायर बैक कर जाएं तो एग्रीकल्चर सिस्टम बैठ जाएगा और आप उसके बाद इसको खड़ा नहीं कर सकेंगे। इतने फिस्कल एडवांटेजेस आपके पास है ही नहीं, इतना रूम नहीं है आपके पास जो आप स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन सर जो एक अवामी राय है, अवामी राय के पब्लिक पल्स की अगर बात करें तो अमूमी तौर पर पंजाब की कारकर्दगी से अभी तक तो अवाम मुतमिन नजर आती है थोड़ी बहुत। नहीं, हम तो बिल्कुल मुतमिन किस बात से नजर, मुझे समझ नहीं आ रही। अवाम मुतमिन कि वो कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जी वाकई महंगाई में कोई थोड़ी बहुत कमी हुई है यहाँ पे। नहीं, वो महंगाई में कमी तो सिर्फ वो आटे चीनी की सूरत। दैट इज ऑल अबाउट इट। तो जिस दिन वो जंप लगा और अगली दफा जब गंदम ना हुई तो फिर आपने कहना कि अब इम्पोर्ट करो, तो जब इम्पोर्ट होगी उस वक्त पे जब बहुत महंगी होगी पूरी दुनिया में, क्योंकि पैसे कमाने हैं ना इनके लोगों ने, ओलिगार्की है, इनके टाउटों ने पैसे कमाने हैं। तो अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो इनको कहाँ से देंगे और इनके घर किस तरह भरेंगे। तो इनका ये जो हुक्मरान है ना, ये सारे जो भी होते हैं, इनका पेट तो दोज़ख की आग भरेगी भाई, तो गरीब आदमी नहीं भर सकता। और अगर देखें बात यह है सप्लाई एंड डिमांड, ये किसका काम है नोट देखना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना जी। और वो ही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जहां महंगाई होती है। क्या आपने मिडिल मैन का किरदार कम किया इस सूबे में? कोशिश की। फार्म से चली हुई चीज आप तक पहुंचते पहुंचते 3 जगह लोगों को प्रॉफिट देती है। सबसे ज्यादा कमाई तो मिडिल मैन ही करता है जी। तो अगर मिडिल मैन का किरदार ही आप खत्म नहीं कर सके ड्यू कोर्स, तो फिर आप 75 वर्ष में तो आपका क्या डिलीवरेंस है आपकी? सही। यू कांट, मतलब एक चीज प्रैक्टिकली नहीं रहती ना, ये हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, देखते हैं अगर वाकई दूध और शहद की नहरें बह गई पंजाब में तो हम भी इसको हेल करेंगे। इज इट पॉसिबल, जब इतना सरमायादाराना निज़ाम है और एक सेठ कल्चर भी मौजूद है, इज इट पॉसिबल कि किसान और अवाम डायरेक्ट हो सकें? नहीं, ना हो, डायरेक्ट किसानों से ही आप खरीदें, लेकिन 3, 4, 5 लोग तो ना हो ना, एक आधा हो, फार्म टू मार्केट हो, वो बड़ी मार्केट में लाके फार्म में बेच दे, बड़ी मार्केट वाले जो वो शहरों तक और नेट यूजर तक पहुंचा दे तो ठीक है, फाइन, एक मिडिल मैन तो जरूरी है, चले हो गया। लेकिन 3 जगह यार, फॉर गॉड सेक। अब जो गंदम है वो मैं फिर बार बार एक ही रोना रोता हूँ किसानों का, गरीबों का, 5-5 एकड़ 4-4 एकड़ वालों का। वो भाईजान उनकी तो 2200 में भी खरीदी है लोगों ने गंदम, जबकि उनकी कॉस्ट 3,300 रुपये आई हुई है। आप मुझे बताएं कि कौन सा कारोबार है? और ये देखें, बड़ा काश्तकार, बड़ा अमाउंट, कहीं बच गई, कहीं ज़्यादा महंगी बच गई, कहीं कम हो गई। फार्मिंग के तरीके बड़े आसान है। आपने एक जगह, छोटे आदमी के पास तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये काम कर सके, ऐसे ही आपने उसको मजीद इनकैपेसिटेट कर दिया है टू मूव फॉरवर्ड इन दी एग्रो फाइनेंशियल एस्पेक्ट। खत्म हो गया वो। तो सर अब आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं हुकूमत का? क्या लग रहा है, कोई टफ टाइम मिलेगा? ऑपोजिशन बिलाखिर कामयाब हो जाएगी एक सख्त इत्तेहाद बनाने में? साहब असेंबली तोड़ सकते हैं, मामला बदल सकते हैं। नहीं, असेंबली तोड़ना तो फिर जहर कातिल होगा ना, कि देखिए अब आप फिर नए इलेक्शनों की तरफ जाएंगे और फिर फॉलो, और इतना खर्चा उठा सकती है हमारी, और जितनी पोलराइजेशन है कुछ तो खून हो जाएगा, फिर से लोग लड़ पड़ेंगे एक दूसरे के साथ, क्या होगा? तो इलेक्शन, नया इलेक्शन तो मेरा ख्याल में कि जुल्म होगा इस मुल्क के साथ। हम इस वक्त नया इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते। और जो वो हशर किया अपने उस इंटरम गवर्नमेंट ने, वो आपने देख लिया, ठीक है ना जी। तो अर्ज ये है कि ये बार बार रोज रोज तो इलेक्शन, हाँ बड़े ममालिक में, ग्रोन अप इकोनॉमीज
मेच्योर पॉलिटिकल एरिना के मुल्कों में ठीक है, अगर वहाँ पे कोई इस तरह की बात हुई तो हो जाते हैं बाई इलेक्शन, री इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हम फाइनेंशियली ये अफोर्ड नहीं करते कि इस मुल्क में जो है वो इलेक्शन किया जाए, और फिर वही पार्लिमानी निज़ाम और यही लोग, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। सही। नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर अपना ओवरऑल तज्जिया पेश किया, और बिलखसूस बजट आने के बाद क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होने जा रही हैं, सियासी हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होने जा रहे हैं, और अपोजिशन की जानिब से जो इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है क्या वो कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर इन डिटेल कन्वर्सेशन की। नाज़रीन, और अब सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जी हज़ारों बरस पुरानी एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए जिस्म में लचक, ताकत और तवाज़ुन पैदा करने के साथ साथ तनाव, इस्तराब और अफसुर्दगी जैसे जहनी और जज्बाती मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। योगा के ज़रिए हम मज़ीद कौन कौन से जिस्मानी और जहनी फ़वाइद हासिल करते हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हा पर जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और स्पेशली मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसे हज़म करने के लिए भी योगा कितना मददगार साबित हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे हमारे गेस्ट से। तो योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ऑफ यूएसए की जानिब से पाकिस्तान में काम करने वाले वाहिद योगा इंस्ट्रक्टर हैं और नेशनल योगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब, कैसे हैं आप? और ये बताइएगा कि योगा की कितनी अहमियत है इंसानी बॉडी के लिए? बहन आपका बहुत शुक्रिया जी। योगा जो है ये एक कदीम तरीका इलाज है। अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके केमिकल जो बैलेंस हो जाएं, क्योंकि इंसान खुद एक केमिकल्स का मुरक्कब है। अगर केमिकल्स बैलेंस हो तो सेहत अच्छी होती है, केमिकल्स बैलेंस ना हो तो फिर आपकी सेहत खराब हो जाती है। जैसे कि योगा जो है ये बगैर मेडिसिन के आपको ट्रीटमेंट अंदर से करता है और आपको ऐसी टेक्निक सिखाता है, ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जिससे आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है और आपकी सेहत भी अच्छी होती है। जैसे भाई ने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की कि बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है और फिर जो है वो ईद उल अज़हा पे बदहजमी का लोग शिकार होते हैं। उसकी बड़ी वजह एक है कि हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। जब तक हम दांतों का काम दांतों से नहीं लेंगे तो फिर आंतें डिस्टर्ब होंगी। हम खाने को चबाते नहीं हैं। अगर हम खाने को चबाना शुरू कर दें, जो कि एक नवाले को कम से कम 20 दफा तो चबाना चाहिए, लेकिन हम एक नवाले को 3 से 4 दफा चबाने के बाद निगल लेते हैं, जिससे फिर पूरे का पूरा जोर आंतों का लगता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक नवाले को 20 दफा चबाना चाहिए? कम से कम 20 दफा एक नवाले को चबाएं। आप हजम करके खाने को भेजें। आपके दांत अल्लाह ताला ने इसलिए लगाए हैं मुंह के अंदर कि आप इनको खाने को क्रश करके भेजें अंदर। जब तक आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपकी आंतें खराब होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आराम आराम से ठहर ठहर कर खाना खाएं। जी, दूसरी बड़ी वजह जो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने की है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम उस दौरान गुफ्तगू भी करते हैं और मेंटली कहीं और होते हैं। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे खाने के अंदर, मील के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेंटली आपके जो जूसेस जो आपके बनने हैं जिस्म के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करते हैं, वो नहीं आपके जो है वो क्रिएट होते हैं, जिससे फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। और फिर तीसरी वजह, हम खाने के दौरान जो पानी पीते हैं या खाने से पहले पानी पीते हैं, फौरन पानी पीने के बाद खाना शुरू कर देते हैं, तो जो जूस है वो पतला हो जाता है जिसने खाने को हजम करना है। तो इसके लिए लाजमी तौर पर जो आपको कम से कम आधा घंटा पहले पानी पी लें और खाने के दौरान बिल्कुल पानी ना पिएं। खाने के बाद में भी आप 1 घंटे बाद पानी पिएं। जब तक आप खाने पीने को अलग नहीं करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ मैं आपको ये तो आपने बेहतरीन तरीकाकार बताया सर कि किस तरह से खुराक खानी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को योगा के कुछ जो बेसिक्स हैं वो भी अगर आप दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से ये घर पे करके या जो अवेलेबल जगह है वहाँ पर करके हम फिट रह सकते हैं। बिल्कुल ब्रदर, इसके लिए जो है ना वो मैं कुछ ब्रीदिंग्स की टेक्निक्स भी डिस्कस करता हूँ, कुछ मुद्रास भी, और कुछ मैं पोस्चर्स भी करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग करेंगे जिसका जो है वो नाम है योगिक प्राण। योगिक प्राण करने का तरीका ये है कि जब आप इनहेल करें तो आपका पेट बाहर निकलना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, ना कि आप जो है वो सीने को फुलाएं। हम अक्सर लंबा गहरा जब सांस लेते तो हम सीने को फुलाते हैं, तो इससे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और डिस्टर्ब होता है, पेट टाइट हो जाता है। पेट का सॉफ्ट होना जो है वो पेट की सही होने की अलामत है जी। तो जब आप सांस लें तो आपका ब्रीदिंग पेट फूलना चाहिए। और अच्छा, सांस को फील आपने गले के अंदर करना है, लेरिंक्स के ऊपर। अगर सांस को नाक के ऊपर फील करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जब तक आप सांस को लेरिंक्स के ऊपर फील नहीं करते, आपका जो एसोफेगस है उसके साथ आपकी जब सांस टकराती है तो फिर आपका जो आंतों का सिस्टम है वो बेहतर होना शुरू होता है, बॉल मूवमेंट ठीक होना शुरू होती है। तो आप हमेशा सांस को गले को सुकेड़ते हुए गले में फील करें। ओके।
और निकालते हुए स्लो, जितना स्लो निकाल सकते हैं। आपका इससे कंसंट्रेशन लेवल भी बेहतर होगा जब आप सांस के ऊपर कंट्रोल लेके आएंगे, क्योंकि योगा ये कहता है कि जब जितना इंसान का सांस पे कंट्रोल होगा उतना ही उसका दिमाग उसके कंट्रोल में होगा। और जो पेट है ये सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी है। ये पेट के अमराज जो हैं ये दिमाग के अमराज की वजह से होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उससे फिर आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप इस ब्रीदिंग को अपनाएं, यौगिक प्राण को अपनाएं, जिसको नाभि प्राण कहा जाता है। डायाफ्राम से सांस को लेना, पेट की हरकत, सांस जब लें तो पेट फूले, जब सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ जाए। फिर अब एक मुद्रा में आपको बताता हूं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ठीक करता है। अगर आपको गैसेस का इश्यू हो जाता है, अक्सर लोग जो है वो खाना खाते हैं तो गैसेस प्रॉब्लम, पेट में आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए जो है ये अपनी जो पहली उंगली है इसको फोल्ड करके पकड़ लें। ये पहले जोड़ के ऊपर अपने जो है वो अंगूठे को फोल्ड कर लें। ये इसको वायु मुद्रा कहते हैं, वायु मुद्रा। इसको अगर आप करीब से दिखा सकें कि ये यूं करना है। पहली उंगली को फोल्ड करके जी जी यूं ऐसे बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, ठीक जी, लेट के भी कर सकते हैं। अच्छा, कम से कम इसको 15 मिनट बनाइएगा, फौरन आपको जो है वो गैसेस में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, जो पेट की तरफ से सीने की तरफ गैस आ जाती है। अच्छा, और आपको लगता है 15 मिनट के लिए बोझ, 15 मिनट के लिए हाथ की जो पोजीशन आप बता रहे हैं वैसे रखनी है। जी जी, इसमें बातें कर सकते हैं, ये बना के आप टीवी भी देख सकते हैं, आप लैपटॉप भी देख सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल होनी चाहिए। आप मूवमेंट नहीं करेंगे, बस अपनी बॉडी को रोक लें, लेट जाएं या बैठ जाएं, वॉक करते हुए नहीं करेंगे। और ये बहुत बेहतरीन है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जी जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए प्रोबायोटिक्स की जरूरत होती है, जो कि योगर्ट में है। आप दही का इस्तेमाल करें, आप सलाद का इस्तेमाल करें। जैसे बकरा ईद पे हम गोश्त ज्यादा खाते हैं तो हम सलाद नहीं खाते, तो बड़े मसाइल का इस्तेमाल बढ़ाएं। जी जी तो इसमें जो है वो हम जरूर जो है ना वो थोड़ा सा दही का भी इस्तेमाल करें। योगा है कि ज्यादा गोश्त खाने के बाद भी बीमार ना हो। बिल्कुल, गोश्त खाने से पहले वो वर्जिश करनी पड़ेगी, गोश्त खाने के बाद नहीं। जी जी, गोश्त खाने से पहले आप जो है वो अपने इस पोजीशन में आए और एक एक करके हील को स्ट्रेच करें। आप इसे काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा। ओके, एक लेग सीधी करें, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका लिवर फंक्शन के साथ ताल्लुक है। जितना आपका लिवर फंक्शन अच्छा होगा उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। तो ये आप एक एक करके हील को ऐसे नीचे टच करें फ्लोर के ऊपर और लेग को सीधा करके स्ट्रेच लेके आए काफ मसल पे। और इसके साथ अगर आप और अपनी आंतों को बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत आसान स्ट्रेच है। आप ऐसे बैठे बैठे जो है वो एक एल्बो को नीचे लेके जाएं और साइड स्ट्रेच करें। ओके, जितने साइड स्ट्रेच हैं ये आपकी एक्सरसाइज में भी करते हैं। जी, ये आंतों के फंक्शन को बेहतर करते हैं। जितने साइड स्ट्रेच हैं ये आपकी आंतों के फंक्शन को बेहतर करते हैं। कितने सेकंड? 5 टाइम ईच साइड। और इसमें स्टे करना है आपने। ये हम इसमें रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड आप इसमें स्टे करें। और बाजू को स्ट्रेच रखें। नईम साहब, जो आप बता रहे हैं स्ट्रेचेस जिस तरह से, ये हर एज ग्रुप के लिए है? क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं अक्सर उनके जॉइंट्स वीक होते हैं, उन्हें वैसे पेन होती है, उनके लिए भी फायदेमंद है ये? जी बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन वो अपनी जो है वो बॉडी की कैपेसिटी के मुताबिक स्ट्रेच करेंगे, जितना उनको सूट करता है उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हमें जाते जाते ये बता दें कि पेट कम करने की कोई एक्सरसाइज है या फिर योगा का कोई ऐसा कोई तरीका? बिल्कुल बिल्कुल जी, पेट कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम एक डिस्कस कर लेते हैं। आसान तो ये है कि पहले ये जो रिंग फिंगर है इसको फोल्ड करके पकड़ लिया करें। अच्छा, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये रिंग फिंगर को फोल्ड करके ऐसे पकड़ लें, इसको पकड़े रखें, दिन में 3 दफा 20-20 मिनट करके बनाएं इसको, इससे वेट कम होता है। ये सूर्य मुद्रा है, इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सर्च भी कर सकते हैं, सूर्य मुद्रा जी, इससे वेट कम होता है। ऐसे बनाए रखें, रिंग फिंगर को फोल्ड करना है, तो सूर्य मुद्रा। लेकिन हमें ओवरऑल वेट कम हो जाता है या सिर्फ बेली फैट कम होता है? क्योंकि बेली फैट का ज्यादा मसला रहता है लोग। तो बेली फैट के लिए फिर मैं बताता हूँ आपको। जी जी, बेली फैट जो निकलता है वो आपके बैक के मसल्स वीक होने की वजह से निकलता है। बेली फैट आपकी जो बनती है, अपनी कमर को सीधा कर लीजिए और शुरू में आप चाहे नीचे हाथ रख लें ऐसे, और लेग्स को ऊपर उठा के रोकने की कोशिश करें। ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पोजीशन ये हो जाएगी।
हाथों को ऊपर ले आइए। तो इस पोजीशन को आप करना शुरू करें तो इससे आपका बेली फैट कम होता है। जबरदस्त, ये एक बहुत आसान जबरदस्त एक्सरसाइजेस बताइए आपने नईम साहब। हमारे सुनो पाकिस्तान का हिस्सा Thank you, रहेंगे thank you, आप, हम bhai. आपसे मजीद भी पूछते रहेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जो हैं वो इस पर अमल करेंगे। और बिल्कुल, हमें अपनी और राय से इसका भी आगाह सबसे करेंगे। बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में, अपने रूम में कहीं पे भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के हीरोज की। तो आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर साइकिलिस्ट अली इलियास, जिन्होंने एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम की है और 2 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। हाल ही में काज़ाकिस्तान में होने वाले चैंपियनशिप में एशिया के बेहतरीन साइकिलिस्ट करार पाए हैं और उसका हिस्सा भी बने। कौमी साइकिलिस्ट अली इलियास ने इनफरादी तौर पर ये सारा खेल खेला बिल्कुल, और शर्मानो, कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान उन्होंने का नाम रोशन किया। टाइम ट्रायल और रोड स्क्रैच रेस में शानदार कारकर्दगी और रफ्तार का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। अली इलियास साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एशियन चैंपियनशिप में बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। कितना बड़ा एजाज है ये, और जब इस तरह की कामयाबी मिलती है तो कितना फख्र महसूस होता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, बेहद खुशी मिलती है और एक लंबी स्ट्रगल होती है किसी भी खिलाड़ी की, चाहे वो किसी भी खेल से वाबस्ता हो। लंबी स्ट्रगल होती है, बहुत सारे इयर्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, प्रेपरेशन होते हैं, फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और बगैर किसी रिजल्ट के भी एक खिलाड़ी किसी भी खेल में हो, किसी भी मुल्क से हो, वो लगा रहता है। एंड करीब जब पहली बार इस किस्म की कोई कामयाबी मिलती है इंटरनेशनल सतह पे, जो उसके मुल्क की भी कभी नाम ऊंचा करती है दुनियाई खेल में और मुकाबले के मैदान में, तो उसके लिए भी बड़ा खुशी का मौका है। और जितने भी लोग उनकी सपोर्ट में, और जो जितने भी लोग इस खेल से वाबस्ता हैं, उनके लिए भी बहुत ही खुशी का मौका होता है। तो इट मीन्स अ लॉट, एंड आई थिंक इट आल्सो मीन्स अ लॉट फॉर साइकिलिंग इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। अली, हमें बताइएगा कि इस चैंपियनशिप में कितने मुल्कों की टीम्स शामिल थी और कौन कौन सी रेस में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया? जी, एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप्स में 27 से 32 कंट्रीज हैं जो गिव और टेक एवरी ईयर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। हर साल ये चैंपियनशिप किसी न किसी डिफरेंट एशियाई मुल्क में हॉप करती है, और इस मरतबा ये कजाकिस्तान में थी। कजाकिस्तान में होने की जो प्रोमिनेंट बात वो ये है कि 2012 में कजाकिस्तान के पास ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल है, और कजाकिस्तान की राइडर्स दुनिया के बेस्ट राइडर्स में शुमार होते हैं, ना सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के बेस्ट राइडर्स में शुमार होते हैं। और टूर डी फ्रांस की भी उनके पास बहुत सारी स्टेज विन्स हैं, और कजाकिस्तान के पास वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। तो जब एक ऐसे नेशन में जब चैंपियनशिप मुनक्किद की जाए या हो रही हो जिसकी बहुत पुरानी और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है साइकिलिंग में, तो वो कंपटीशन के लेवल को थोड़ा सा एलिवेट कर देती है। तो इस वजह से जरा सा मुश्किल लग रहा था कि जी ऐसे साइकिलिंग नेशन में हम जा रहे हैं जहां पे साइकिलिस्ट आर मोर फेमस देन क्रिकेटर्स आर इन पाकिस्तान। वहाँ पे साइकिलिस्ट आर लाइक बिग सेलिब्रिटीज, एवरीबॉडी नोज अबाउट साइकिलिस्ट। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से साइकिलिंग इतना पॉपुलर खेल नहीं है, बट आई होप मैं यही पूछने वाला था अली आपसे कि ये क्या एक ये पॉपुलर सपोर्ट है, दूसरा ये बताइएगा कि करियर इसमें कैसा है? जी, करियर इसमें इट्स अ डिफिकल्ट स्पोर्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवर्स मांगता है, और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान में साइकिलिंग का जो इक्विपमेंट है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता। आप अगर साइकिल का कोई भी पुर्जा उठा लें, जिसमें आप टायर ले लें, चेन ले लें, फ्रेम ले लें, उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स ले लें, पाकिस्तान में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट आप करेंगे आपको उसकी कीमत डॉलर में अदा करनी पड़ेगी, और डॉलर हमारे यहाँ हर साल बदकिस्मती से महंगा हो जाता है। तो एक इसकी जो इसकी ये मैन प्लस मशीन स्पोर्ट है। इट्स नॉट जस्ट कि आप यू हैव टू हैव अ गुड मशीन आल्सो। एक आपके पास एक मुनासिब अच्छी स्टैंडर्ड की साइकिल होना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से थोड़ा सा लास्ट में हमें ये बता दीजिएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं यही पैगाम, मेरा पैगाम होता है, मैं एक ही चीज़ पे बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में भी उसको
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ ये कोशिश करें कि जो आपके आने वाला कल है वो आपके आज से बेहतर हो, किसी चीज़ में भी, किसी वॉक ऑफ लाइफ में भी, चाहे खेल हो चाहे कुछ और हो। आपको अपना कल, आने वाला कल अपने आज से बेहतर बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और हमारी दुआ है कि जी आप मजीद गोल्ड मेडल्स भी पाकिस्तान के लिए लेके आएँ। नाजरीन और शहरबानो, मुझे लग रहा है कि आज आप लाइव प्रोग्राम में नाश्ता करने वाली हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, मैंने बिस्किट्स जो है नान खताई में लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं। और अजीम, इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि एक तो ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए हैं टोटली, और ब्रेकफास्ट कभी ऐसा होता है कि क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो होता है सुबह के टाइम, जल्दी जल्दी कभी आप लेट उठते हैं तो खाने के लिए समझ नहीं आती क्या खाएं, तो मैं फिर नान खताई उठा के ले आती हूँ और चाय के साथ, चाय ये मौजूद है तो ब्रेक में मैं ये करती हूँ कि नान खताई के जो बिस्किट हैं वो डुबो कर। वैसे शहरबानो, चाय तो इंसान पूरा आप दिन मुझे ही जज तो नहीं किसी भी करेंगे, टाइम मैं पे बिस्किट पीता है। चाय में डुबो के खाती हूँ? नहीं, मैं क्यों जज करूंगा, जिस तरह से आप कंफर्टेबल है आप खाएं इसे। लेकिन मैं ये कहने वाला था कि चाय तो इंसान जरूरी नहीं सिर्फ नाश्ते में पिए, हम लोग लंच में भी अक्सर पी लेते हैं, शाम में भी पीते हैं, तो फिर तो ये बिस्किट तो हम दिन में किसी भी टाइम बहुत मज़े की बिस्किट है, मैं खोल के भी आपको खिलाती हूँ और आई होप कि आपको पसंद आएंगे। आपने खाए होंगे नान खताई? मैंने बिल्कुल खाया है। आप ये वाला बॉक्स ले सकती हैं, वैसे ये खुला हुआ है। ओके, ये भी खुल गया अच्छा, है। खुला। वैसे नान खताई नाम इसका बड़ा जबरदस्त अच्छा, है। लाहौर में तो वैसे भी जब मैं कराची में थी तो मुझसे लोग रिक्वेस्ट करते थे कि जब आप लाहौर जाएंगी तो प्लीज़ आप हमारे लिए खताई लेके आइएगा, तो फिर वाकई स्पेशल जाकर खताई लेनी पड़ती थी। लेकिन नान खताई वालों ने ये वाली जो मुश्किल है ना, ये आसान कर दी है कि किसी किस्म की भी इस तरह की प्रॉब्लम की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सुकून से जाना है अपने किसी भी मार्ट में और वहाँ जाकर आपने नान खताई लेकिन शहरबानो, बिस्किट्स तो बहुत ज़्यादा मतलब हम किसी भी टाइप के खा सकते हैं बाय नान खताई, बट नान खताई की बात अपनी है, वो अलग है, उसका लेवल ही कुछ और है। तो अब मैं खताई आपको खाएंगे? थैंक यू जी। नान खताई खाते हैं हम साथ साथ अपने हमारे जो नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं उनसे हम इस वक्त मंडियों की सूरत हाल भी जानते हैं, क्योंकि ईद में अब कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। जाहिर है एक बड़ी तादाद जो है वो रुख करेगी मंडियों का और भाव ताव हो रहा होगा, जानवरों की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामात कैसे हैं और क्या मंडियों की जो कीमतें हैं जानवरों की वो नीचे आई या अभी भी जानवर जो हैं वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। तो जान लेते हैं जी, हमारे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से दुआ शकील हमारे साथ हैं, कराची से आसिफ अली, इस्लामाबाद से एहतशामुल हक हमें बताएंगे जी। बिल्कुल, सबसे पहले रुख करते हैं हम कराची का, आसिफ अली सैयद की जानिब बढ़ते हैं। आसिफ, बताइएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि ईद में 2 ही रोज़ बाकी रह गए हैं और रश बढ़ चुका है, व्यापारियों ने कोई कीमत कम की है? जी बिल्कुल, कराची में जैसे आपको पता है कि एक मरकज़ी मंडी लगती है सुपर हाईवे पर, नॉर्दर्न बाईपास पे लगी है, जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाती है। उसके अलावा शहर में भी 20 से 22 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और रेट जानवरों के तो आपको पता है अब तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो रेट तो इस वक्त बहुत ऊपर जा रहे हैं। लोग इसी तगदो में है कि किसी तरह से बात बने व्यापारियों से और वो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सकें। व्यापारियों का भी यही कहना है कि उनको ज़ाहिर बात है महंगे पड़ते हैं जानवर, उनकी पलाई वलाई के जो भी हिसाब किताब होता है उसकी वजह से वो भी अपनी तरफ से अपनी मजबूरी बताते हैं। लेकिन लोग बस लगे हुए हैं, एक मैच चल रहा है व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान, और जानवर ख़रीदने की लोग कोशिशों में है कि किसी तरह से ख़रीदें ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं बेशतर, क्योंकि इस दफ़ा मंडियों में माल आया भी कम है मुल्क भर से। जो मरकज़ी मवेशी मंडी है वहाँ पर ही जो है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन आधा माल मुल्क भर से आया था। इस वजह से भी वहाँ पे भी हम गुज़िश्ता रोज़ मंडी में थे तो हमने देखा कि जानवर बहुत कम थे। इस वक्त जब हम एक मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड पर मंडी है वहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पे भी बेशतर माल जो है वो फ़रोख्त हो चुका है और जो थोड़ा बहुत माल रह गया है उसके ऊपर अब जाहिर बात है जानवर जब कम होंगे और ख़रीदार ज़्यादा होंगे तो वो रेट नीचे आने की तो कोई तवक्को नहीं है। तो बस लोग भाव ताव करके और ख़रीदार ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कीमतें ज़्यादा हैं। तो लाहौर का रुख करते हैं। दुआ, आप बताइएगा आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ शहरों की तरह जो है यही हालात हैं कराची की तरह कि यहाँ पे भी ख़रीदार कोई इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे। इस टाइम पे भी जो है जानवर ज़्यादा हैं, इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। पिछले साल की अगर निस्बत हम कंपेयर करें तो इस दफ़ा भी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदार कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए ईद के ऊपर। अभी तो रश हो जाना चाहिए था लेकिन अभी भी कोई जो है ख़ास रश नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नज़र आ रहे हैं तो बच्चे नज़र आ
रहे हैं, जिनको पता है, आपको शौक होता है उनको कि जानवर लेकर जाएं, अपने मन पसंदीदा बकरे वगैरह, गाय वगैरह लेकर जाएं। हाँ, बच्चे नज़र आ रहे हैं और फैमिलीज़ भी काफ़ी देखी जा रही हैं। मर्द हजरात यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए अपने मन पसंदीदा जानवर, लेकिन लगता है कि वो बगैर जो है भाव ताव किए ही घर जा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि रेट्स जो हैं वो फाइनल नहीं हो पा रहे। ख़रीदार कुछ और बता रहे हैं और जो ग्राहक है वो कुछ और रेट्स बता रहे हैं। तो इसी तरह जो है मुकाबला यहाँ पे भी जारी है। जाहिर सी बात है, जो है टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मुकाबला देखना ये है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और दुआ जो है वो लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, इस्लामाबाद में तो कहा जाता है कि बकरे जो है ना वो भी बर्गर खाते हैं, तो क्या बकरे महंगे हैं? बर्गर बकरे बर्गर बकरे। जी बिल्कुल शेरवानो, देखें इस वक्त में इस्लामाबाद के रावलपिंडी और इस्लामाबाद, क्योंकि उस तरफ इस्लामाबाद है और इस तरफ जो है वो उस तरफ पिंडी और यहाँ पर इस्लामाबाद है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं और ईद की आमद है। आपने बताया कि तकरीबन 2 दिन जो है वो रह गए हैं और वैसे भी महंगे हैं, क्योंकि जब हमारी बात हुई शहरियों का, उनका कहना था कि जो यहाँ पर अगर मैं कम से कम बताऊँ बैल की कीमत तो वो 2 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक भी है। और यहाँ पर क्योंकि ये बहुत मंडी जो है वो बड़ी है और ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बड़ी मंडी, जो कि अज़िया मस्जिद मंडी कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। रेट्स के हवाले से बताइएगा कि रेट्स जो हैं वो मनमाने लिए जा रहे हैं या फिर कोई एक तरीका कार है कि किलो के हिसाब से भी क्या कहते हैं कि रेट्स मिलते हैं? नहीं, देखें शेरबानो, यहाँ पर जो है एक तो जब बात हुई हमारी लोगों से, शहरियों के साथ भी बात हुई और यहाँ पर जो बेचने वाले वो कह रहे हैं कि 2 साल से जो हम इसे पाल रहे हैं तो उसका जो खर्चा आता है, जो चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं, जो कि अगर आप खुद देखें कि अगर इसको एक कीमत 10 लाख है तो उनको क्या कुछ खिलाया जाएगा, उनको वो कहते हैं बादाम पिस्ते ही खिलाते हैं, तो इसी तरह जो है उस पर खर्चा ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर जो आते हैं जो 5 लाख से ऊपर है वो बस ठीक है, बस यही है, थोड़ा सा महंगा है। और ना सिर्फ बेल और चीज़ों में बल्कि जो दुम्बे हैं और जो बकरी हैं वो भी काफ़ी जो है वो महंगे हैं। इस तरह तकरीबन अगर दुम्बे की बात की जाए तो वो तकरीबन 17,000 जानवरों का। अच्छा आसिफ, आप ये बताइए कराची में इंतजामात कैसे, इंतजामिया की जानिब से मंडियों में जो ज़रूरी सहूलियात हैं वो फराम की गई? जो बिल्कुल जो मरकज़ी मवेशी मंडी होती है नॉर्दर्न बाईपास पर, वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से पानी दिया जाता है फ़ी जानवर के हिसाब से 30 लीटर, और उसके अलावा बिजली होती है वहाँ पे। उसके अलावा उनको जो जगह दी गई है इस दफ़ा उसके कोई पैसे नहीं लिए गए हैं। ये मंडी इंतज़ामिया का कहना है। व्यापारी जो हैं वो पानी की अक्सर शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बेशतर व्यापारी जो हैं वो खुश हैं सहूलियात से, क्योंकि जब हम गुज़िश्ता रोज़ गए थे वहाँ पे तो हमें ऐसे भी व्यापारी मिले थे जो अपना तमाम माल बेच चुके थे और अपना ट्रकों पे सामान लोड करके वापस जा रहे थे। बहुत खुश थे, बंगड़े भी उन्होंने डाले थे कि हम वक्त से पहले अपना माल फ़रोख्त करके जा रहे हैं। उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया था कि मंडी इंतज़ामिया की तरफ से हमें यहाँ इंतज़ामात अच्छे थे, इस वजह से हमारे जानवर वक्त से पहले बिक गए और वो चले गए। दीगर जो शहर की मंडियाँ हैं वहाँ पर भी जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कुछ सहूलियात दी गई हैं व्यापारियों को, और सबसे बड़ा मसला था पानी का होता है असल में, तो पानी उनको प्रॉपर दिया जाता है फ़ी जानवर के हिसाब से, इसलिए बेशतर व्यापारी इंतजामात के हवाले से भी मुतमईन नज़र आए और हमें भी इस तरह के व्यापारी जो है कराची में मुतमईन नज़र आए इंतजामात के हवाले से। दुआ से बात करते हैं। दुआ, चूँकि आप इस वक्त बता रही थी कि आप शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद है और लाहौर की बड़ी मंडियों में शुमार होता है इसका, इंतजामात कैसे हैं वहाँ पर? व्यापारी जो है मुतमईन है? जी बिल्कुल शेरबानो, यहाँ पे तो हालात जिस तरह आपको पता ही है, लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है लाहौर के अंदर, तो यहाँ पे भी यही इसी तरह का है। यही उनका व्यापारियों का जो है शिकवा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है सही तरीके से इंतजामात नहीं किए गए और लोड शेडिंग है। लाइट्स की वजह से भी लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मसला किया जा रहा है, तो इंतजामात से इतने ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे यहाँ के जो व्यापारी वगैरह हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम नुमाइंदगान का। मुख्तलिफ शहरों से आपने अपडेट किया हमें। दुआ शकील, आसिफ अली, एहतशामुल हक मवेशी मंडियों की सूरत हाल से मुतल्लिक बता रहे थे जी। और जो व्यापारी हैं कहीं पे कुछ जगहों पे तो वो मुतमईन हैं, कुछ जगहों पर इंतजामात नाकाफ़ी हैं और फिर डिमांड एंड सप्लाई वाला ही सीन है जी। जहाँ पर गाहक कम है वहाँ पर जानवर ज़्यादा हैं, जहाँ पर जानवर कम है वहाँ पर गाहक ज़्यादा हैं, तो ये सूरत हाल चल रही है जी। और ये सूरत हाल मुझे लगता है कि चांद रात तक चलेगी और यही खूबसूरती होती है यहाँ पर ईद की और बकरा ईद की। अजीम, प्रोग्राम के आगाज़ तो हम करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उससे पहले एक बात करूँ। जी जी, मैंने टीवी पर एक ऐड देखा, उसमें मेरे फेवरेट हीरो थे बुराक।
क्यों हंस रहे हो? आप ब्लश कर रही हैं, एक्टर का नाम लेने से पहले ही आप ब्लश कर रही हैं, वो मुझे उस पे हंसी आ favorite रही hero है। जो है ना बुराक, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो टायर का कोई ऐड कर रहे थे, तो पाकिस्तानी नहीं, आप मुझे एक्टर का नाम बताएंगी तो फिर मैं बताऊंगा जी कौन सा। बुराक। ओह यस, हाँ ये तो हम विजुअल दिखा भी रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये सर्विस टायर का ऐड है, बिल्कुल इसमें बड़े हैंडसम लग क्या रहे हैं क्या माशाल्लाह। क्या खासियत है टायर में? मुझे तो इसके अच्छा, बारे मुझे में कुछ लगा पता आपके नहीं है। फेवरेट एक्टर, तो आप पूछेंगे कि एक्टर के बारे में कुछ बताएं, टायर के बारे में बताएं। टायर के बारे में। टायर की बड़ी क्यों अहमियत टायर का ऐड है कर जी, रहे और हैं ना? सर्विस टायर की तो वैसे भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसमें जो है इसकी ग्रिप परफॉर्मेंस का जो राज है जी, वो है स्पेशल वेयर रेजिस्टेंट पॉलीमर्स, और अच्छा। इसके अलावा इसमें एडवांस ट्रेड डिजाइन जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जो इस टायर को मुनफरिद बनाता है। और ये पाकिस्तान का वो टायर है जो इंटरनेशनली भी फेमस है, आपको पता है। ओके, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जी, बंदा है ना बिल्कुल। एक्टर, उसको ला के। और जैसे कि आजकल आपको पता है कि शहर बानो ईद उल अज़हा पे छुट्टियां आएंगी, और फिर जब छुट्टियां होती हैं तो लोग घूमने फिरने नॉर्दर्न एरियाज और दूर दराज के इलाकों तो में टायर जाते के हैं। बड़े मसाइल होते हैं कि ओह, टायर जो yes। है वो फट गया या फिर पंक्चर हो गया, आपका तो जो भी इससे व्हीकल बचने है के लिए उसका टायर राइट होना बहुत जरूरी है, और सर्विस टायर की क्या ही बात है, क्या ही बात है, बिल्कुल। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, शानदार टायर है जी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हम बात करेंगे के हवाले से गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी हैं, और मसाइल कुछ यूँ होते हैं कि 3 महीने या अब तो 2 महीने या 2.5 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो वालिदैन जो है वो समझ नहीं पाते कि ये जो वक्त है बच्चों की छुट्टियों का इंजॉय तो करेंगे, लेकिन उसके साथ उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। तो ये सोचते हुए फिर वो कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो कभी बच्चों के लिए ठीक भी होते हैं और कभी नहीं भी ठीक होते। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रीहैब कंसल्टेंट हैं जनाब अफ़ाफ मंजूर साहिबा। वेलकम करते हैं आपको, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग वी आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, वालिदैन क्या करें? अच्छा, ये जो समर वेकेशंस आती हैं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बस हर साल आनी है। असल में इनका कुछ पर्पस भी होता है। सही। दुनिया भर में वेकेशंस किसी ना किसी सूरत में स्कूल्स में दी जाती हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि कहाँ का वेदर कैसा है, कहीं पे विंटर ब्रेक आ जाती है इतनी लॉन्ग, कहीं पे समर वेकेशंस आ जाती हैं। तो ये जो वेकेशंस है इनका पर्पस बेसिकली रिजुवेनाइट करना होता है, रिफ़्रेश करना होता है, रिलैक्सेशन करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चों के लिए इस टाइम को भी बहुत टफ़ कर देते हैं। एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी को में जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे की जो एज है ये वाली, ख़ास तौर पे जो स्कूल एज है, वो अपनी लर्निंग के पीक पे होता है ना। वैसे तो हम ज़ाहिर है लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें लर्निंग के साथ जो उसकी एक अदर इम्पॉर्टेंट स्किल इंक्रीज़ हो रही होती है, वो एक्सप्लोरिंग की हो रही होती है। यानी वो एक्सप्लोरेशन या वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है थ्रू हिज और हर एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू द स्कूल एंड अदर रिलेटेड थिंग्स। तो जब ये समर ब्रेक आती है या समर वेकेशंस आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कन्वेंशनल लर्निंग का पैटर्न होता है ना, वो उसका ब्रेक होता है। सही। और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें बच्चे को वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए जिसमें कि वो इस कन्वेंशनल लर्निंग अप्रोच से निकले और सेल्फ एक्सप्लोरेशन सीखे। उसमें उसकी जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल स्किल्स हैं, उसके साथ वो इन्वॉल्व हो। यानी आपने स्कूल ने तो ख़ास पैटर्न दिया हुआ होता है ना, और आप देखें कि बच्चों को, छोटे बच्चों को जब आप देखते हैं वो स्कूल जा रहे हैं, बाज़ हमें तरस भी आता है कि यार ये किस तरह मतलब आपने खींच रहे हैं और बच्चे के साइज से तो बैग बड़ा होता है। लादा हुआ होता है और फिर उसके ऊपर उनके साथ हमने इतना टफ स्केड्यूल तो यार हम बड़ों का नहीं होता जितना हमने उनका टफ स्केड्यूल बनाया हुआ होता है कि यानी यहाँ से इतने बजे उठना है, उन्होंने रोजाना स्कूल भेजना है, उसके बाद स्कूल से आना है, ट्यूशन भी जाना है, कुरान क्लासेस हैं। मतलब उनके लिए एक बिल्कुल एक स्केड्यूल पैटर्न बनता है, जैसे हमने किसी मशीन को लगाया हुआ है कि अब इतने बजे। और आप देखें कि बड़े भी अगर बाज़-औक़ात होता है कि हमें भी होता है कि नहीं यार आज हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ये वाला काम ज़रा इतने बजे कर लें, इतने बजे कर लें। चले जो लोग तो वर्किंग है उनको तो वो टफ स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है, लेकिन घर में रहने वाली खासतौर पे जो माएँ होती हैं वो बाज़-औक़ात अपना स्केड्यूल थोड़ा आगे पीछे अपने मूड के मुताबिक कर लेती हैं। हमारे नाज़रीन को कुछ टिप्स ऐसे बताएं कि जो समर वेकेशंस में वो यूज़ करें। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने बच्चों को जिसमें इन्वॉल्व करके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं इनकरेज करूँगी कि पेरेंट्स को कि ये वाला जो भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगी हूँ वो अपने बच्चों को भी दिखाएं, और वो ताकि बच्चे जो है ना वो खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और सीखने की कोशिश करें और अपना पैटर्न खुद से जो है वो डिज़ाइन करें। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने जब समर वेकेशंस को प्लान करें, बल्कि अभी तो शुरू हो चुकी हैं, इट्स बीन लाइक आई थिंक 2 वीक्स आर गॉन, और अब एक्साइटमेंट जो है वो ईद की भी है, नेक्स्ट वीक में जो है वो ईद हॉलीडेज़ भी आ रही हैं।
लेकिन स्टिल वी हैव 1.5 month लेफ्ट, अभी हमारे पास है कि हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। तो आपने 3-4 चीज़ों को टारगेट करना है। एक आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसको आपने टारगेट करना है। दूसरा आपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को ऑफ कोर्स हम नहीं लीव आउट कर सकते, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम पहले 6 से 8 घंटे अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को दे रहे थे, तो अब आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे जो आपका स्कूल वाली सारा पैटर्न था उसको देना है। इसके अलावा तीसरी जो आपने देनी है वो सेल्फ डेवलपमेंट या ग्रूमिंग स्किल्स के ऊपर बच्चे के स्पेंड करना है। तो 3 चीज़ों को आपने टारगेट करना है। तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं, खुद से किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को आप थोड़ा सा ये उनके ज़हन में डालें कि ये आपका टाइम है, यू हैव टू प्लान दिस। यानी आप पेरेंट्स खुद इस चीज़ को प्लान ना कर लें कि हमने आपका कैसे कैसे स्केड्यूल करना है। और यही वजह है कि जब हम बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, तो हम जैसी उम्र तक पहुँच के भी हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो अपने बहुत सारे ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो बच्चों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, उनसे पूछें कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बल्कि आप उनके ऊपर छोड़ दें और आप देखें कि बच्चे खुद से जो है ना वो इनकरेज होंगे और आपको बताएंगे कि हम ये करना चाहते हैं। और जब आप बच्चों को ये कहते हैं ना कि आपने ये करना है, तो बच्चे ये समझते हैं कि हम पे लादा जा रहा है। एक साइकोलॉजी है ना, आप उसको अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे तो ये कहते हैं ना जी हमने खेलना है या हमने वीडियो गेम्स खेलनी है। बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं, चाहते हैं, वो तब कहते हैं जब आप एक जैसे उसके ऊपर खींच रहे होते हैं। आप देखें तो देखें बच्चों को अपॉर्चुनिटी, उन्हें कहें कि आप अपना स्केड्यूल प्लान करें, तो आपको बच्चे बहुत अच्छा स्केड्यूल प्लान करके देंगे। तो अब जब मैंने जो 3 एक्टिविटीज़ बताई उसमें आपके पास 2 से 3 घंटे आपने दिन के डिवाइड करने हैं अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को। अच्छा, एजुकेशन में भी वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आप स्कूल वाली कर रहे थे। उसमें भी आप देखें कि आपका वीक एरिया कौन सा है। हो सकता है आप रीडिंग में थोड़ा सा वीक हो सकता है आप राइटिंग के किसी एरिया में वीक हो, तो उस पर आप थोड़ी सी तवज्जो दे लीजिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि जब हम रूटीन में भी बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है हमारा, लेकिन उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर हम टाइम नहीं दे रहे होते हैं। तो इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोशिश करें कि उन्हें आउटडोर कोई एक्टिविटी अगर आप दे सकते हैं तो दे लें। अदरवाइज़ हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिस तरह से घरों में कन्फाइंड है और बाहर के हालात और सब चीज़ें, तो आप घर के अंदर भी फिजिकल एक्टिविटीज़ अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्रिकेट ही है, दैट यू नीड अ ग्राउंड, बिग स्पेस के फुटबॉल और क्रिकेट आप खेलें। इसके अलावा बहुत सारी जैसे एक्सरसाइजेज हैं, जैसे योगा बच्चों का है, बच्चों की योगा की एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एल्डर्स। और बहुत सारे गेम्स हैं जो आप घर के बहुत सारी फिजिकल या स्पोर्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। स्किपिंग है, रोपिंग, वो जो आप करते हैं। इसी तरह से आप इवन कि अपने घर के अंदर एक पैटर्न डिज़ाइन करके बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आप कैसे उसके ऊपर कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात है हॉबीज़, यानी आप बच्चों को हेल्प आउट करें उनकी हॉबीज़ को सबसे पहले तो एक्सप्लोर करने में और फिर उनको उन हॉबीज़ को सपोर्ट करने में। देखिए एक चीज़ याद रखें, पढ़ाई अलग बिल्कुल डोमेन है, हॉबी बिल्कुल अलग डोमेन है। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग उसकी हॉबी है या पेंटिंग उसकी हॉबी है या उसको गार्डनिंग या कुकिंग करके अच्छा लगता है, तो वो पेरेंट्स फ़ौरन कहते हैं ये कोई काम है करने वाला, तुम अपनी जो है ना वो स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, तुम इस चीज़ को करो। ठीक है वो भी, लेकिन अगर बच्चे की जो इनर जो उसकी सेल्फ क्रिएटिव चीज़ें हैं आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। और एक काम ज़रूर बच्चे करें कि स्क्रैप बुक एक अपनी बनाएं। अच्छा, स्क्रैप बुक का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उसमें आपने सिर्फ पेंटिंग करनी है या दैट इज़ फॉर द आर्ट वर्क पर्पस। यानी स्क्रैप बुक बना लीजिए, उसमें आप डेली का जो भी आप अपना स्केड्यूल भी उसमें लिख सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो भी उसके अंदर लिख सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप वो भी उसके अंदर लिख सकते हैं। और यू विल फाइंड, मुझे तो याद है कि मैंने अभी तक भी मेरे पास पड़ी हुई है मेरी बचपन की स्क्रैप बुक्स, और वो मैं जब खोलती हूँ तो लिस्ट ऑफ मेमोरीज निकलती हैं। और अच्छा, उसमें कई दफ़ा मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि मैं एवेल्यूएट भी कर पाती हूँ, रिव्यू भी कर पाती हूँ कि मैंने उस स्टेज में जो सोचा था अपने लिए कि मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है, मेरे पास ये होना चाहिए, या वो मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। और आपने किया वो सब कुछ? मतलब मुझे लगता है कि वो उसकी शायद डायमेंशन थोड़ी ज़रूर चेंज हुई। ऑफ कोर्स उस टाइम हम कुछ और तरह से सोच रहे होते थे अब, और लेकिन एटलीस्ट आपके पास बच्चों को देने के लिए टारगेट्स आते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब हमारा बचपन था या हमसे पहले लोग सिक्के जो थे ना वो उसको इकट्ठे करते थे। कॉइन कलेक्शन होती थी, स्टैम्प कलेक्शन। वही बात है कि गर्मियों में हम ये काम काफ़ी करते थे। बिल्कुल, अब मुख्तलिफ हॉबीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पसंद है कि मैं मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं कि मुख्तलिफ बीच पे मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ से वो जो पत्थर होते हैं उनके, ठीक है, इवन सिपियाँ तो एक अलग चीज़ है ना, यानी आप किसी भी उसकी सैंड उठा लें थोड़ी सी
और पत्थर वहाँ से उठा लें, तो मैंने वो एक बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन रखी हुई है। मुझे लगता है कि मेरी ये बहुत जबरदस्त बीचेस के सोवेनियर्स आपने बनाए हुए हैं। बीचेस के सोवेनियर्स मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। क्या बात। सो सिमिलरली यू कैन हैव लाइक दैट। आप बच्चों के कुछ भी हो सकते हैं, यानी ट्री लीव्स हो सकते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब जो ड्राई लीव्स होते हैं, आई कलेक्ट दीज। सो इस तरह से आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, उनकी जो भी अपनी कोई चॉइसेस हैं वो उनको इनकरेज इससे करें, उनको अपनी पर्सनैलिटी को समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। कि हम और क्या ये चाहते वो हैं। स्टेज है, ये वो टाइम है जिसमें आप उन्हें बहुत आसानी के साथ आप ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड वैसे कर डॉक्टर सकते साहब हैं। ये एक्टिविटीज तो बड़े भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको- और जब आप बच्चों के साथ शामिल होकर ये एक्टिविटीज करेंगे तो आप खुद भी इंजॉय करेंगे, और वो जो हर वक्त हमें माएँ कहती रहती हैं ना कि उफ ये हम क्या समर वेकेशंस आ गई हैं और हमने तंग पड़ कैसे गए टाइम स्पेंड करना है और तंग पड़ गए हैं, आप अपना भी स्केड्यूल रीडिज़ाइन करें। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उनको सुना है कि छुट्टियों में वो कहते हैं अपने बच्चों को नई लैंग्वेज सिखा देते हैं। बिल्कुल, देखें ये वही बात है कि उसकी एक्सप्लोरेशन है। और अब बहुत आसानी है, आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप बच्चे से देखें टैब नहीं ले सकते, आप बच्चे से मोबाइल वापस नहीं ले सकते, उसने इसके अंदर एंगेज रहना ही रहना है। लेकिन उसको व्हाई activity नॉट द देना। पॉजिटिव एक्टिविटीज, व्हाई नॉट टू इंक्लूड एंड एंगेज द चाइल्ड इन द Exactly. पॉजिटिव एक्टिविटीज। यानी आप उसको दे देंगे, ठीक है, वो उसको ये लगेगा, ये एहसास भी होगा मैं इसके साथ इन टच हूँ। क्योंकि देखें जो अब आपकी जेन जी है, बल्कि खासतौर पर जो अल्फा जनरेशन है, ठीक है, वो तो इसके बगैर नहीं रह सकती। सही। मेरे पास लास्ट वीक में केस आया हुआ था, तो वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए मदर के और डॉटर के, और उसमें यानी अमां ने मोबाइल उससे ले लिया और वो 3 दिन हो गए थे उसके पास मोबाइल नहीं था, और द चाइल्ड वाज बिहेविंग सो बैड टू द मॉम एंड होम के, मतलब एक वो आप समझ लीजिए एहतजाज वाली बात ना। तो जब उससे पूछा तो कहती मैं करूँ क्या ना, यानी उसे ये लगा कि जब इसके मेरे पास अलावा मोबाइल कुछ है नहीं है ही तो नहीं इसके करने पास के लिए। आपके पास कोई एक्टिविटी है ही नहीं है, आपकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। फिर अच्छा उसने एक और बात बहुत जो है ना, मैंने जिसको एंजॉय भी किया, उसने कहा जब भी कुछ होता है ना, कोई ऐसी बात होती है, मेरे से कोई भी छोटी सी मिस्टेक होती है तो मामा मुझसे मोबाइल ले लेती हैं सबसे पहले। एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। ये तो होता रहता है। हाँ, अच्छा, अब बच्चों को लगता है कि ये हमारी कोई प्रॉपर्टी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को पॉजिटिवली उस चीज़ के साथ एंगेज करें, उसके पॉजिटिव यूजेस बताएं, और वो तभी बता सकेंगे जब आप खुद भी पॉजिटिव यूज़ कर रहे होंगे। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो Thank गया you so जी। much. और Thank you. यही बात कीजिए, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव इकदाम करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलुओं की। नाजरीन, गुज़िश्ता सेगमेंट में हमने उन झूठी और गुस्ताखाना रिवायात का तफसीली जवाब दिया था जिन्हें गलत तौर पर औलिया कराम से मंसूब किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे औलिया कराम से ज़ाहिर होने वाली करामात, और जिन पर इत्तफाक़ उम्मत होने के बावजूद चंद हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी रहता है। करामत की तारीफ़ और हकीकत क्या है, मौजज़े और करामत में क्या फ़र्क है, और क्या बतौर मुसलमान करामत का इनकार किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे हम। बिल्कुल, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। वेलकम करते हैं फ़हद साहब, क्या बात करेंगे आज? थैंक्स अलॉट जी, बहुत ही अहम मौजू और अहम सवालात आपने इंट्रो में ही उठा जी, जी। दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आगाज़ में एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको, आपके प्लेटफॉर्म को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पुरफितन दौर के अंदर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजाज़ बख्शा कि हम जो सबसे बड़े ग़ुलामान रसूल थे उनका दिफा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद किया, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन हस्तियों की कंट्रीब्यूशन है। ये अल्लाह ताला का हम जितना भी इस पर शुक्रगुजार हों उतना ही कम है। और ये भी अल्लाह ताला का अजीब निज़ाम है, जब भी कोई अबराहा का लश्कर हाथी लेकर आता है तो छोटे छोटे अबाबील को अल्लाह ताला मुतय्यन करता है। तो ये अल्लाह का अजीब निज़ाम है। नमरूद बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी कोई अल्लाह की मखलूक जो है नमरूदों का ख़ात्मा कर देती है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो फ़िक्री नमरूदियत फैल रही थी, एक रौनत से भरी हुई, गरूर और तकब्बुर से भरी हुई, और हमारे असलाफ को टारगेट किया जा रहा था, अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने बड़े एजुकेटेड अंदाज में, रैशनल अंदाज में उनके सवालात को एनालाइज करने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आगाज़ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कॉलर्स को ना नरम अंदाज में अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर, और ये मैं अपने आप को भी बाय द वे कह रहा हूँ, एट टाइम्स मैं भी बड़ा पैशनेट और लाउड हो जाता हूँ, लेकिन ये देखें ना, आप 4 बंदों के साथ बैठे हुए और एकदम आप जी, ओए बाबे तो शाही कोई नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ नहीं छटांगा, मैं क्या कर देंगा। भाई आप एक स्कॉलर हैं, आप क्लेम करते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम लगे तो सही कि आप किसी तहजीब वाले ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हैं।
तो आजिज़ी के साथ अगर आपको कोई एतराज़ भी है, कोई आपके सवालात हैं, तो आप आराम से उनको एडवांस करें, हम आराम से उसका जवाब देंगे। मगर ये जो गालम गलोच कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आई बॉल्स को कैच करने के लिए हमने ये जो एक पूरा एक निज़ाम खड़ा किया हुआ है, मेरा ख्याल है ये जेहलम की आलमी अदालत भी यही है असल में, ये यहाँ पर भी वही कुछ काज़मी होता है। साहब, वो तो एक अलग मामला है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, जितने लोग भी हैं जो मॉडर्न साइंस पे मोस्ट ऑफ द टाइम बिलीव करते हैं, उनके लिए मौजज़ा या करामत जो है वो बड़ा ही एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। नहीं, मौजज़ा और करामत में और बिल्कुल हम आपकी वापस आ रहे पिछली हैं। वीडियो पे कमेंट्स थे, लोग आपको बहुत दुआएं दे रहे थे कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये और चैनल को भी बहुत दुआ दे रहे थे कि आपने काम इस शुरू किया। प्लेटफॉर्म की वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। एक बात मैं करामत और मौजज़े पे आने से पहले, ये मेरे पास एक किताब है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की छपी हुई किताब है, सूफीज़ एंड एंटी सूफीज़। ये एलिज़ाबेथ सिरे बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अंदर इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है और वो चैप्टर ये है कि तसव्वुफ के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों में लोग नहीं थे, तसव्वुफ के सबसे बड़े दुश्मन वेस्ट में थे। सही। और ख़ास तौर पर जब दुनिया भर में यूरोप जो है मुसलमानों को कॉलोनाइज कर रहा था, कॉलोनीज बना रहा था, नौआबादियाती निज़ाम था ना, हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉलोनी थी, इसी तरह लीबिया किसी और ने कब्जा किया हुआ था, पूरी अरब वर्ल्ड पे कब्जा था। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वो कौन सा इदारा है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो उन्होंने कहा ये सूफियों का इदारा है। इनके रूट्स जो है अवाम के अंदर है, और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है इन्होंने इंसानों के कलूब में डाली हुई है। उन्होंने कहा इनसे जब तक हम जान नहीं ना छुड़ाएंगे, हम तब तक इनको कॉलोनाइज नहीं कर सकते। सही। इनको कंट्रोवर्शियल करो। तो उन्होंने ऐसे मदारिस खड़े किए, ऐसे स्कॉलर्स खड़े किए जिन्होंने तसव्वुफ की खूबसूरत ट्रेडिशन को कंट्रोवर्शियल किया। और आम लोग तो इतनी किताबें नहीं पढ़ते, आम लोगों का तो आपको पता है लिमिटेड सा एक स्कोप होता है, तो वो इस लिमिटेड स्कोप के अंदर वो नहीं समझ सके कि उनके साथ हुआ क्या है। तो बुनियादी तौर पे एक सोची समझी साजिश के तहत पिछले 150-200 साल से सूफियों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे काज़मी साहब, ये तो किसी दिन प्रॉपर ये भी बताना चाहिए सूफीइज्म है क्या एक्चुअली में। बिल्कुल, मैंने आपके साथ उसके साथ बड़ी और तरह के रसूमात मंसूब हैं। वो मैंने हदीस जबरील यहाँ पे कोट करके इल्मुल एहसान बताया था, हम एक दिन इस पे दोबारा बात कर लेंगे ताकि करामात पे लोगों बात को करते हैं। जी। अब जो करामात की बात है, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत जो है वो कार फरमा है, और रूटीन के कुछ लॉज जो है वो चल रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं तो अपने किसी प्यारे से उन लॉज को टेम्परेरली वो ऑल्टर करते हैं और एक नई स्टेट ऑफ अफेयर सामने आती है। वो जो अल्लाह के कवानीन में वक्ती तौर पे या रूटीन में वक्ती तौर पे जो तब्दीली होती है और एक नई सिचुएशन हमारे सामने आती है, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं खारिक आदत। यानी जो पहले आदतन चीज़ें हो रही थी वो आदतें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अगर वो खारिक आदत नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से हो तो वो मोजिज़ा है, और अगर किसी वली के हाथ पर हो तो वो करामत है। इसकी मिसालें हमें सबसे पहले तो कुरान से ही मिलती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, कुरान के अंदर ये नैरेटिव मौजूद है। उन्होंने कहा मलका सबा का तख्त कौन लाएगा? जी जी जी। उनका वजीर नबी नहीं है, आसिफ बिन बरकिया। अल्लाह कहते हैं कि उनके पास जो है वो किताब में से कुछ इल्म था। जी जी जी। लेकिन उनकी तो, और उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले इस तख्त को हाजिर कर दूंगा। लेकिन कहा जाता है कि वो तो जन्नात थे। जी, जन्नात इसके ऊपर भी डिबेट है, इसके ऊपर भी डिबेट है। लेकिन एक बात है कि वो नबी नहीं थे, वो नबी नहीं थे, वो जिन हो या इंसान हो, वो नॉन नबी से जो भी एक मिस्टीरियस बात होगी वो मिरेकल ही होगा, वो करामत ही होगी। एक जिन ने बोला था कि इतनी देर में अफरीयत, इसके पर मल्टीपल वर्जन्स हैं। फिर एक शख्स ने बोला कि मैं जल्दी ले आऊंगा। प्रिंसिपल्ड बात पहले समझ लेना, प्रिंसिपल्ड बात ये है कि नबी के अलावा जब भी कोई नॉन नबी काम करेगा वो करामत होगी। ठीक है। असहाबे कहफ 300 साल सोते रहे, अल्लाह की कुदरत है ना। Were they prophets? No, they were saints. They were good guys. वो अच्छे लोग थे जो अल्लाह के लिए किनारा कश हो गए, तन्हाई जिन्होंने इख्तियार कर ली। ये करामत है। 300 ये कुरान के अंदर मौजूद है। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के ऊपर भी कॉल है, कुछ लोग उन्हें अल्लाह का वली कहते हैं, कुछ अल्लाह का नबी कहते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, हजरत मूसा और हजरत खिज़र का जो डायलॉग है, फजीलत तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है। मगर वहां पर वो जो एक मिराकुलस मामला कौन कर रहा है? हजरत खिज़र कर रहे हैं वहां पे। आप
इसी तरह इस्लामिक लिटरेचर के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हजरत जुल्करनैन, कुरान में इनका वाक़या है। हजरत जुल्करनैन तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ही वाज अ किंग, ही वाज अ जस्ट किंग। अब याजूज माजूज के खिलाफ जो उन्होंने दीवार को तामीर किया है, वी डोंट इवन नो कि वो दीवार कैसी थी, कहाँ पे है, और क्या वो इस दुनिया की डायमेंशन है या इंटर डायमेंशनल कोई मामला है जिसको उन्होंने रोका हुआ है। वो काम तो अल्लाह ताला ने उनसे करवाया। तो कुदरत का, अल्लाह की कुदरत का जब खारी के आदत के लेवल पर किसी नॉन नबी से इजहार होता है, वो करामत, तो उसको करामत कहते हैं। और करामत पर ईमान जो है, कुरान की मैंने आपके सामने नसूस रख दी, कुरान के अंदर इसके इशारात मौजूद हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वॉर हो रही है, वो मदीने के अंदर मौजूद है। एक सहाबी जो है वो माज़े जंग पर है और वो मदीने से कह रहे हैं, या सारिया तो जबल, सारिया पीछे देखो, पहाड़ की तरफ देखो, पीछे से हमला हो रहा था। और वो जब बाद में वापस आए, उन्होंने कहा मैंने एक आवाज सुनी थी। तो ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसका सदूर हुआ है। दरियाए नील को खत लिखा गया हजरत फारूक आजम की जानिब से, वो खत को दरियाए नील में फेंका गया, पानी नहीं चलता था, वो एक पुरानी ट्रेडिशन थी, जिस ट्रेडिशन का खात्मा किया उस खत को लिख के, ही रोट टू नाइल। अब मसला ये है कि हमारे वो स्कॉलर्स जो करामात का इनकार करते हैं, वो इन बातों को अपनी जिरा के साथ कह देते हैं कि ये ज़ईफ है, हालांकि ये हमारे लिटरेचर के अंदर मौजूद है, हमारी मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई किसी नॉन नबी से भी, अल्लाह तो कादिर मुतलक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मौजूद है हमा वक्त, तो वो बेनियाज भी है, वो अपनी कुदरत का इजहार कहीं से भी कर सकता है। अगर ये बात कलेक्टिवली हो गई है कि ये ज़ईफ है, तो फिर उस पर तो बात बनती नहीं। कलेक्टिवली कहाँ हो गई है ये ज़ईफ है? किसी एक, देखें, एक मकतबा फिक्र ने अगर ये कह दिया ये रवायत ज़ईफ है, और इसके ऊपर भी बहस है कि ज़ईफ रवायत फजाइल में ली जाती है अगर उससे किसी की फजीलत जाहिर हो रही हो। और बाय द वे हर ज़ईफ बात झूठी भी नहीं होती, नाउज़ुबिल्लाह। ज़ोफ क्यों है कि आपके पास एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसमें एक बंदा था, हो सकता है उसकी मेमोरी उस दर्जे की ना हो, हाफजा उस दर्जे का ना हो, दैट इज व्हाई हम इसको ज़ईफ कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह गलत नहीं कह रहे हैं हम इसको। बहुत साल बाद उसका कनेक्शन ही नहीं मिल रहा इसके साथ, हाँ, वो बहुत से मामलात हो सकते हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन के गैप्स हो सकते हैं, मगर बहुत साल लिटरेचर इसके अंदर मौजूद है। और एक अहम बात यहाँ पे समझने वाली है, इनका इतराज करामत से भी बढ़कर इस बात के ऊपर है कि भाई ये औलिया अल्लाह ने बहुत सी करामात दिखाई, तो ये करामात सहाबा ने क्यों नहीं दिखाई, अहले बैत ने क्यों नहीं दिखाई? हमारे तसव्वुफ की जब आप कोई भी किताब उठाएं तो पहली बात जो उसके अंदर लिखी होती है कि करामत को छुपाना अफजलियत है, करामत को दिखाना अफजलियत नहीं है। छुपाना अफजलियत है, छुपाना अफजलियत है। जो जितना बड़ा अल्लाह के करीब होता है वो उतना बड़ा अपनी करामात को छुपाने वाला होता है। तो अब ये जो कैटेगरी है सहाबा की, वो चाहे करामत कोई भी ना दिखाएं, वो हमा वक्त पूरी उम्मत पर सुपीरियर है। अहले बैत अतहार कोई करामत ना दिखाए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रेगज़ारे करबला में अगर वो कोई करामत भी ना दिखाएं, वो फिर भी कायनात के अफजल तरीन शख्सियात में से एक है, उनकी कैटेगरी और है। तो करामत कभी भी इस बात की वैल्यू बनती नहीं है कि कोई बंदा सुपीरियर है या इंफीरियर है। तो करामत कब दिखाई जाती है, ये औलिया ने कब करामत दिखाई, इसके ऊपर हजरत शेख अली बिन उस्मान अजवेरी ने कश्फुल माजूब के अंदर पूरा एक सेक्शन कायम किया हुआ है, और वो फरमाते हैं कि ट्रू करामत को एक तो छुपाया जाता है। नंबर 1, जब भी करामत का सदूर होगा तो वो करामत उस वली की नहीं होती, बल्कि वो वली जिस नबी का उम्मती होता है उसका फैज होता है। जिसका वो उम्मती होता है, यानी अगर अली अजवेरी से कोई करामत सदूर हो रही है, ये फैज़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुदरत इलाही है। अली अजवेरी इज नथिंग इन दिस, वो नहीं है, इज जस्ट अ मीडियम। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उस फैज की वजह से करामत का सदूर हो रहा है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया गैबत ज़मान का और गैबत मकान का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट स्पेस वाइज आका से दूर थे, करामत का सदूर हुआ, वो गैबत मकान है। और आज के औलिया अल्लाह टाइम वाइज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, ये गैबत ज़मान है।
सही। सूफिया कहते हैं कि गैबत ज़मान हो या गैबत मकान हो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ के लिए इममटीरियल है। ठीक है फहद उसकी साहब, manifestation हो माजरत के सकती है। साथ वक्त ख़त्म हो चुका है हमारा, और हमारे आज के प्रोग्राम जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब ईद पर। जी बिल्कुल, हम ईद के रोज़ भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और हमने बड़ी ही खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है। उस खुसूसी ईद की ट्रांसमिशन पर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और तब तक आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ईद के दिन आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए मुझे और शहरबानों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।